हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो है रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 जूलॉजी मेजर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था पार्ट 1 करके। पार्ट 1 में मैंने ढेर सारे क्वेश्चन कवर करवा रखे हैं। इस वीडियो में बहुत कम क्वेश्चन होंगे, जो कि मुश्किल से 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लो, और अगर आपने पार्ट 1 के वीडियो को देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो फिर देरी किस बात की। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजी। व्हाट इज बायोस्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बायोस्टैटिक्स है क्या। Biostatics is the application of statistical method in biology. It deal with numerical data related to living organism. It helps scientists to draw correct conclusion from the experiment. तो बायोस्टैटिक्स है क्या। बायोस्टैटिक्स जो है वो स्टैटिकल एप्लीकेशन है जिसका हम लोग बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, न्यूमेरिकल डेटा है उसका रिलेशन बताता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। साथ ही ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ करने में एक्सपेरिमेंट से। फीचर्स की बात करें कि बायोस्टैटिक्स का क्या क्या फीचर होने वाला है, तो बायोस्टैटिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा। बायोस्टैटिक्स किस पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल डाटा पे। इट यूजेस मैथमेटिकल मेथड फॉर एनालिसिस। ये मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करता है एनालिसिस के लिए। इट हेल्प इन साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। साथ ही साथ ये साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में भी हेल्प करता है। इट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। ये एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है और रिलायबल रिजल्ट देता है। अब मैं आपको एक बायोस्टैटिक्स का एक बात बता दूं, आपने कब बायोस्टैटिक्स पढ़ रखा है। आपने बायोस्टैटिक्स पढ़ रखा है 11 में, जब आपने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें एक रेशियो आता था 9:3:3:1। ये रेशियो निकालने के लिए मेंडल ने मैथ्स का यूज़ किया था, तभी ये रेशियो आया था। वो मैथ्स का कौन सा फील्ड यूज़ किया था, बायोस्टैटिक्स। क्या यूज़ किया था, बायोस्टैटिक्स। तो बायोस्टैटिक्स एक ब्रांच है जो कि डील करता है नंबर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और हेल्प करता है कंक्लूजन निकालने में। इसका फीचर्स का बात करें तो ये न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड होता है, मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करता है, साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। साथ ही ये एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट देता है। सिग्निफिकेंस की बात कर लूँ कि बायोलॉजी में इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो बायोस्टैटिक्स हेल्प इन बायोलॉजिकल रिसर्च। सबसे पहले तो ये बायोलॉजिकल रिसर्च में हेल्प करता है। इट हेल्प इन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के स्टडी में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ इट इज़ यूजफुल इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इट ऑल्सो हेल्प इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट। It is important in genetics and ecology study, help in analyzing laboratory result, help in scientists to compare different biological data. सबसे पहले ये बायोलॉजिकल रिसर्च में हेल्प करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ के स्टडी में हेल्प करता है, मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है, जेनेटिक्स और इकोलॉजी स्टडी में हेल्प करता है, इवन लेबोरेटरी रिजल्ट को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है, और साइंटिस्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है बायोलॉजिकल डेटास को। एप्लीकेशंस की बात करें कि कहाँ कहाँ आज बायोस्टैटिक्स यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले ये इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड मेडिकल साइंस। हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है, मेडिकल साइंस में यूज़ हो रहा है, वैक्सीन और ड्रग रिसर्च में यूज़ हो रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी यूज़ हो रहा है, एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग में भी यूज़ हो रहा है, और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में भी यूज़ हो रहा है। इसका एडवांटेज का बात करें तो इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा। एक तो ये बायोलॉजिकल डेटा जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। उसके बाद रिसर्च का ये एक्यूरेसी भी बढ़ाता है। इंक्रीज रिसर्च एक्यूरेसी सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट। ये टाइम भी बचाता है और एफर्ट भी बचाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। साथ ही साथ ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल रहता है। मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एडवांटेजेस काफ़ी क्लियरली समझा दूंगा। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, जहाँ हमने समझा कि बायोस्टैटिक्स क्या है। बायोस्टैटिक्स एक बायोलॉजी का ब्रांच है जो कि मैथ्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके यूज़ करता है। फिर इसका हमने फीचर्स देखा, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस देखा, उसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन देखा कि आज के डेट में बायोस्टैटिक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमने लास्ट में इसका एडवांटेज देख लिया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है,
डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस बताना है और साथ ही साथ हमें उनका एग्जाम्पल्स भी देना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि डाटा क्या है। डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन। ये आपका 1 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ डाटा। डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन और फैक्ट का कलेक्शन। अब आइए हम लोग बात करेंगे प्राइमरी डाटा का कि आखिर प्राइमरी डाटा है क्या। Primary data is data collected directly by researchers for first time. It is original and real data. प्राइमरी डाटा क्या है, जब रिसर्चर्स कोई डायरेक्ट डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा। इट इज़ डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स फॉर फर्स्ट टाइम। फीचर्स की बात कर ले तो इट इज़ कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्सन, इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड मनी। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आए। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, डाटा कलेक्टेड थ्रू सर्वेज एंड इंटरव्यू, डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग फील्ड स्टडी। जैसे मैं एक यहाँ भी उठा रहा हूँ, डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग सर्वेज एंड इंटरव्यू, डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग सर्वेज एंड इंटरव्यू। अब अभी हम लोग को पता है वो जनगणना वाला काफ़ी पॉपुलर चल रहा है, तो उसी के एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके घर में कोई जनगणना करने आया, उन्होंने पूछा आपसे कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपने बोला 4। आपने क्या बोला, 4। अब आइए इसके टर्म्स में ऊपर देख लेते हैं। प्राइमरी डाटा इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली बाय रिसर्चर फॉर फर्स्ट टाइम। अब ये देखिए, ये इमेजिन कीजिए क्या होगा, रिसर्चर होगा और ये आपसे डाटा कलेक्ट किया। क्या ये फर्स्ट टाइम था? हाँ, ये फर्स्ट टाइम था, तो ये क्या कलेक्ट किया, प्राइमरी डाटा। साथ ही साथ ये देखिए आप डायरेक्टली इसको जो आंसर दिए थे, और इट इज़ ओरिजिनल एंड रियल डाटा। अब ये जो आपने 4 बताया, ये ओरिजिनल डाटा है और रियल डाटा है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ये काफ़ी स्पेसिफिक होता है। जैसे ये किसके लिए आया था, पॉपुलेशन के लिए, जनगणना के लिए, सेंसस के लिए, तो ये एक स्पेसिफिक हुआ। इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये मोर एक्यूरेट और रिलायबल है क्योंकि इसने डायरेक्ट फैमिली मेम्बर से पूछा है। इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड मनी। अब जाहिर सा बात है, प्रोसेस में अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसमें टाइम भी लगेगा और मनी भी लगेगा। एग्जाम्पल की बात कर ले तो डाटा कलेक्टेड थ्रू सर्वेज एंड इंटरव्यूज़, डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग फील्ड स्टडीज़। सेकेंडरी डाटा पे आते हैं तो सेकेंडरी डाटा का डेफिनेशन क्या होगा। सेकेंडरी डाटा इज डाटा कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन एंड यूज्ड अगेन, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन बुक, जनरल और रिपोर्ट। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ऐसा डाटा जिसे किसी और ने कलेक्ट किया है बट कोई और यूज़ करेगा, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। देखिए, सेकेंडरी डाटा इज़ कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन एंड यूज्ड अगेन, मीन्स कोई और कलेक्ट किया और कोई और यूज़ करेगा या फिर दोबारा यूज़ करेगा। ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है बुक में, जनरल में और रिपोर्ट में। फीचर्स की बात करें तो इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, इट मे बी लेस एक्यूरेट। अब इसका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा कम हो सकता है। एग्जाम्पल का बात करें तो सेंसस रिपोर्ट, एग्जाम्पल का बात करें तो सेंसस रिपोर्ट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन और रिसर्च जनरल बुक्स। जैसे सेंसस रिपोर्ट जो मैंने आपको ऊपर में एग्जांपल दिया, इसको हम लोग दोबारा समझते हैं। अब ये जो रिसर्चर था, ये अपने बुक में या फिर डायरी में एंट्री ले लिया कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब इस डाटा को कोई और देखेगा और यूज़ करेगा, तो ये जो अपने डायरी में लिखा था उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा, क्योंकि अब इसका यूज़ कोई और करने वाला है। इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन बुक, जनरल और रिपोर्ट। अब ये इसके रिपोर्ट या फिर जनरल पहले से। फीचर्स की बात कर ले तो ईजी टू ऑब्टेन, क्योंकि अब आपको बना बनाया डाटा मिलेगा। सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, आप डायरेक्ट डाटा देख लो, आपका टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। मे बी लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी में कमी आ सकता है क्योंकि आप जब सेकेंड बार डाटा यूज़ कर रहे हो तो आपने उसे जाके डायरेक्ट नहीं मिला है। एग्जाम्पल का बात कर ले तो सेंसस रिपोर्ट हो सकता है, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन हो सकता है, या फिर रिसर्च जनरल या फिर बुक हो सकता है। अब आइए दोनों में टेबल वाइज अंतर समझ लेते हैं कि प्राइमरी डाटा में क्या अंतर है और सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर है। प्राइमरी डाटा इज़ ओरिजिनल, सेकेंडरी डाटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड। मीन्स प्राइमरी डाटा क्या है, ओरिजिनल है, पहली बार हुआ है, जबकि सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड था। प्राइमरी डाटा मोर रिलायबल है, ये लेस रिलायबल है। प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स मोर टाइम, इट रिक्वायर्स लेस टाइम। ये एक्सपेंसिव है, ये आपका चीपर है। कलेक्टेड डायरेक्टली और कलेक्टेड इनडायरेक्टली। इंपॉर्टेंस की बात कर ले कि इसका बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो हेल्प इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो हेल्प इन रिसर्च एंड एनालिसिस, ऑल्सो हेल्प इन ड्राइंग कंक्लूजन। मीन्स एक तो एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है, दूसरा रिसर्च और एनालिसिस में भी हेल्प करता है, और कंक्लूजन निकालने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये रहा प्राइमरी डाटा और ये रहा सेकेंडरी डाटा। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि होने वाला है एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप कंटेंट देख के समझ रहे होगे कि ऐसा कंटेंट बनाने में कितना एफर्ट्स लगता है और कितना टाइम लगता है, और आपका एक भी सब्सक्राइब मेरे किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। अब आइए इसका आंसर देखेंगे कि आखिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डाटा का। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू ओकर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेसिकली जो डाटा कलेक्ट होके आया है उसे अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस में ही बांटना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिखाता है कि कौन सा डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। फीचर्स की बात करें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या फीचर है। इट ऑर्गेनाइजेज डाटा सिमेट्रिकली। सबसे पहले ये डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, वो भी सिमेट्रिकली। इट मेक्स डाटा ईजी टू अंडरस्टैंड। अब ये डाटा को आसानी से समझने योग्य बनाता है। हेल्प इन स्टैटिकल एनालिसिस। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट सिंप्लीफाइज लार्ज डाटा। हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ डाटा। हेल्प इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले लार्ज डाटा को क्या करता है? सिंप्लीफाई। कंपैरिजन ऑफ डाटा को आसान करता है और डाटा को आसानी से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या होता है? ये होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रेजेंटिंग डाटा थ्रू डायग्राम्स और ग्राफ्स। इट मेक्स डाटा इजी एंड अट्रैक्टिव टू अंडरस्टैंड। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिया हुआ डाटा को डायग्राम्स के या ग्राफ्स के थ्रू दिखाना क्या कहलाता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये डाटा को समझने में काफ़ी आसान कर देता है, साथ ही साथ डाटा को देखने में भी सुंदर बनाता है। अब जो हम लोग पहला देखने वाले हैं वो है हिस्टोग्राम। वो क्या है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ग्राफ मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स। इट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फीचर्स: रेक्टेंगल आर ड्रॉन without gaps. Height of rectangle shows frequency. Importance: shows distribution clearly. Help in comparison of data. जैसे इधर आप देखो, मैं एक टेबल लेके आया हूँ आपके लिए। यार छोड़ो, मैं सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम समझा ही देता हूँ। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जो किससे बना है? रेक्टेंगल से। आप ये देखो, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, पांचवा रेक्टेंगल और छठा रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम किससे बना है? रेक्टेंगल से। ये दिखाता है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कोई चीज़ कितना बार आ रहा है। फीचर का बात करें तो इसका रेक्टेंगल जो है बिना गैप्स के ड्रॉ किया गया है। देखो आप, रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं है। हाइट ऑफ रेक्टेंगल सोज फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा हाइट होगा वो उतना फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। इंपॉर्टेंस का बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी क्लियरली दिख रहा है और कंपैरिजन में काफ़ी आसानी होगा। जैसे आप यहाँ देखना, अभी इस ग्राफ में देखना, हिस्टोग्राम में मान लीजिए ये ए है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब आप हाइट देख सकते हो, इसमें हाइट का अंतर है। अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन किया है, तो आपका आंसर होगा सी। सी कितने बार रिपीट किया है? 15 बार। तो ये देखिए, एक तो ये डाटा को काफ़ी क्लियरली दिखा रहा है, दूसरा बात ये कंपैरिजन में काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? तो आंसर होगा ए, जो कि किया है 6 बार के आसपास। मीन्स डाटा काफ़ी आसानी से दिख रहा है इसमें। दूसरा आता है पाई डायग्राम। दूसरा क्या आता है? पाई डायग्राम। Pie diagram is circular chart. It shows data as part of whole circle. Features: it is divided into sectors. Each sector represent a value. Importance: it is easy to understand. Gives quick comparison of data. अब पाई चार्ट क्या है? डाटा का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है। पाई चार्ट जो है ये डाटा का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ देख सकते हो, एक मैंने सर्कल लिया हुआ है जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स दिखाए जा रहे हैं और हर सेगमेंट अलग अलग डाटा को दिखा रहा है। इट शोज डाटा एज पार्ट ऑफ सर्कल। ये डाटा को पार्ट ऑफ सर्कल दिखाता है। फीचर क्या है? इसमें हर डाटा किस में बटा हुआ रहता है? सेक्टर्स में। ईच सेक्टर रिप्रेजेंट वैल्यू, और हर एक सेक्टर डाटा आपको दिखाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो काफ़ी आसान है इसको समझना और एक कंपैरिजन देता है। जैसे कि आप ये डायग्राम को वापस से देखो, इसमें मैं बोलूँ कि येलो वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है या फिर ब्लू वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है, ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है या फिर ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है, आपका आंसर होगा ब्लू वाला, क्योंकि इसमें कंपैरिजन करना काफ़ी आसान है। फिर आता है ऑलिक कर्व। फिर क्या आता है? ऑगिव कर्व।
Ogilvy curves is commutative frequency curve. It is used to find medium and quantities. अब यहाँ पे एक आपको छुपा हुआ क्वेश्चन दिख रहा होगा कि Ogilvy curve is used to find medians. Ogilvy curve किसको फाइंड करने में हेल्प करता है? मीडियम्स को. ये रहा आपका Ogilvy curve का डायग्राम. Ogilvy curve का डेफिनेशन आपने देख लिया है. Ogilvy curve इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. Ogilvy curve को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. और इट इज़ यूज टू फाइंड मीडियंस. ये मीडियम निकालने में काफ़ी हेल्पफुल है. इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट सॉज क्यूमुलेटिव डाटा हेल्प इन स्टैटिकल एनालिसिस. अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन कर्व. क्या पढ़ेंगे? पॉलीगॉन कर्व. पॉलीगॉन कर्व इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स वेयर स्ट्रेट लाइन्स. It represents frequency distribution. Importance itself in comparison of data sets. It is easy to draw and understand. एडवांटेज एंड ये दूसरा का है. 1 मिनट रुक जाइएगा. सबसे पहले हम लोग पॉलीगॉन कर्व करेंगे. तो पॉलीगॉन कर्व क्या है? जब हम लोग डॉट्स को ना स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं उसे पॉलीगॉन कर्व बोलते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एक यहाँ पे डॉट है, एक यहाँ पे डॉट है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए. एक यहाँ पे डॉट है, एक यहाँ पे डॉट है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए. फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन और फिर स्ट्रेट लाइन. इससे जो ग्राफ बनेगा उसे बोलेंगे पॉलीगॉन कर्व. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या करता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इंपॉर्टेंस का बात करें तो कंपैरिजन में काफ़ी हेल्पफुल है. साथ ही इसे ड्रॉ करना और अंडरस्टैंड करना दोनों काफ़ी ईजी हो जाता है. अगर ये जो पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको चारों बताया, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ऑगिव कर्व और पॉलीगॉन कर्व, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज का बात करें तो सबसे पहले देखिए, इट मेक्स डाटा सिंपलर एंड क्लियर. ये डाटा को क्या करता है? काफ़ी सिंपल और क्लियर बनाता है. अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी आसान कर देता है. साथ ही ये टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाता है. जैसे कि आप कोई भी उठा लो, चलो जैसे पाई चार्ट में कंपेयर किए, ऑरेंज वाला और येलो वाला में कौन बड़ा है? तो ऑरेंज वाला. आपको इसके लिए कोई पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, आप बस देख के बता सकते हो कि कौन ज़्यादा होगा. उसी तरह मैं बोलूँ कि डी और बी में कौन ज़्यादा आ रहा है या कौन कम आ रहा है, तो सबको दिख रहा है कि यहाँ पे बी छोटा है, बी से कौन बड़ा है? डी. यानी ये टाइम भी बचाता है और आपके एफर्ट्स को भी बचाता है. साथ ही साथ समझने में भी काफ़ी आसानी होता है. अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि है डिफाइन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, एक्सप्लेन मीन, मीडियन, मोड. अब ये जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, हम लोग पहले इसको समझेंगे, लेकिन ये जो दिख रहा है मीन, मीडियन और मोड, ये आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेगा. ये किस में देखने को मिलेगा? शॉर्ट नोट्स में, कि डिफाइन करना होगा मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है. सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिकल मेथड यूज टू determine the average or central position of data. They represent the whole data in simple form. सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी दिया हुआ डाटा का एवरेज या फिर सेंट्रल पोजीशन निकालने का तरीका है. मीन्स अगर ढेर सारा आपके पास डाटा है और उसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी एक तरीका है जिससे हम लोग स्टैटिकल मेथड का एक तरीका है जिससे हम लोग एवरेज निकालते हैं दिया हुआ डाटा का. अब ये जो है डाटा को काफ़ी सिंपल फॉर्म में दिखाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर ले तो सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ डाटा, इट हेल्प इन स्टैटिकल एनालिसिस, दे आर हेल्पफुल इन बायोलॉजिकल रिसर्च. अब हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड. सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बात कर ले कि मीन आखिर होता क्या है. मीन इज़ एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़ of observation. It is obtained by dividing sum of all values by total number of observation. मीन क्या है? तो जाहिर सा बात है, मीन का मतलब होता है एवरेज. मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज. जितना डाटा दिया गया है उसका एवरेज. मीन निकालने का क्या तरीका होता है? बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे 5 चीज़ आया है, ए बी, जैसे मैं इन चारों का एवरेज निकालूंगा तो इसका क्या फार्मूला होगा? सबसे पहले हम इन चारों को जोड़ देंगे और काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4, और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा निकलेगा हमारा मीन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन की बात करें तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन इसका काफ़ी आसान होता है. मीन इज़ वाइडली यूज्ड इन स्टैटिक्स. मीन जो है स्टैटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. एडवांटेज का बात करें तो सिंपल है और इजी है. इट यूजेस ऑल वैल्यू ऑफ डाटा, यूजफुल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अब हम लोग मीडियन का बात करेंगे. किसका बात करेंगे? मीडियन का. मीडियन क्या है? मीडियन इज मीडियन वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा. इट डिवाइड्स डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट. मीडियन क्या है? जो डाटा अरेंज किया गया है उसका मिडिल वाला हिस्सा. मीन्स मान लीजिए 3 डाटा है अपने पास, ए बी और सी. तीनों का मीडियन कौन होगा? बी होगा, क्योंकि ये बीच में आया ए और सी के बीच में.
मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो मीडियन डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ डाटा। मीडियन जो है वो डाटा के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीडियन का कोई भी अफेक्ट नहीं होता। अगर आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ डाल दोगे तब भी मीडियन बदलने वाला नहीं है। जैसे ए बी सी, कितना भी आप ऊँचा कर लो ए को, कितना भी नीचा कर लो सी को, हर बार मीडियन क्या आएगा, बी ही आएगा। मीडियन इज़ यूज़फुल फॉर अनइवन डाटा। मीडियन अनइवन डाटा के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। एडवांटेज का बात करूँ तो इट इज़ सिंपल टू फाइंड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इट इज़ सुटेबल फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। अब हम लोग आते हैं मोड पे। अब किस पे आते हैं, मोड पे। तो मोड आखिर है क्या, जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसे हम लोग मोड बोलते हैं। मोड इज़ द वैल्यू दैट ओकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डाटा, इट शोज मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन। मोड क्या है, डाटा में ऐसा वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली देखा गया है, उसे हम लोग बोलते हैं मोड। इट शोज द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोड कैन बी इजली फाउंड। मोड को निकालना काफ़ी आसान है। मोड में है मोर देन वन वैल्यूज़। मोड का एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकता है। मोड इज़ यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा। मोड्स का क्वालिटेटिव डाटा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। एडवांटेज का बात करें तो ये काफ़ी आसान है समझने को। इट इज़ यूज़फुल इन मार्केट एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़। ये मार्केट और बायोलॉजिकल स्टडीज़ दोनों में काफ़ी यूज़फुल है। तीसरा, इट कैन बी फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन। बस ये ऑब्जर्वेशन से निकाला जा सकता है। अब आइए तीनों डाटा को कंपेयर कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले हम लोग देखे थे मीन, फिर देखे थे मीडियन और उसके बाद देखे थे मोड। डेफिनेशन का बात करें तो मीन क्या था, मीन था एवरेज। मीन क्या चीज़ था, एवरेज। वहीं अगर बात करें मीडियन का तो मीडियन क्या था, मिडिल वैल्यू जो बीच में आता था। और मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता था, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। यूजेज ऑल ऑब्जर्वेशन, यस मीन जो है सारा ऑब्जर्वेशन लेता है। एवरेज निकालने के लिए आप सारा डाटा देखोगे। मीडियन में ऐसा बात नहीं है और मोड में भी ऐसा बात नहीं है। अगर एक्सट्रीम केसेस पे जाए तो मीन अफेक्ट हो जाएगा, मीडियन लेस इफेक्ट होगा और मोड कोई भी तरह से अफेक्ट नहीं होगा। बायोलॉजी में इसका एप्लीकेशन की बात करें कि बायोलॉजी में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज हाइट एंड वेट। एवरेज हाइट और वेट निकालने के लिए यूज होता है। फिर पॉपुलेशन का स्टडी में भी यूज होता है। यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ ऑर्गेनिजम्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आइडेंटिफाई करने में इसका यूज़ होता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि है डिस्कस स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के बारे में भी बताना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में भी बताना है। मीन्स ये 3 क्वेश्चन है और ये वही वाला क्वेश्चन है कि इससे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा। इन तीनों में से किसी में एक में शॉर्ट नोट आपको 100% देखने को मिलेगा। ये जो मैं 3 क्वेश्चन छोटे छोटे लाया हूँ ना, ये मैं 5-5 मार्क्स के लिखा रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट नोट लिखने में काफ़ी आसानी हो। अब आइए सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मीन। इट शोज हाउ मच ऑब्जर्व डाटा इज डिफर फ्रॉम एवरेज वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन ना एक कैलकुलेशन है जो कि दिखाता है आपका ऑब्जर्व डाटा जो आपने ऑब्जर्व किया है वो एवरेज वैल्यू से कितना ज़्यादा अलग है। मीन्स एवरेज वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में कितना ज़्यादा अंतर है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कैरेक्टर्स की बात कर ले तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। इट मेजर्स वेरिएबिलिटी एक्यूरेटली। अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन शो यूनिफॉर्मिटी। ये क्या है, एक्यूरेटली ना वेरिएबिलिटी दिखाता है, मीन्स अंतर को काफ़ी एक्यूरेटली बताता है। अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन शो यूनिफॉर्मिटी। एक लो स्टैंडर्ड मीन्स जितना कम डेविएट होगा ना डाटा उतना ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा डाटा। ठीक। इंपॉर्टेंस की बात करें टू हेल्प इन कंपेयरिंग डाटा, इट इज़ यूजफुल इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, इट शोज रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। अगर एडवांटेज की बात करें तो ये साइंटिफिकली काफ़ी एक्यूरेट होता है। इट यूजेज ऑल डाटा, इट इज़ यूजफुल इन एडवांस स्टैटिक्स। कोई भी क्वेश्चन में आपको डिसएडवांटेज नहीं लिखना है, मैं इसे काट रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की। इसका शॉर्ट फॉर्म है SEM। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं बन जाता है 1 मार्क्स के लिए कि SEM का फुल फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मेजर द एक्यूरेसी ऑफ सैम्पल मीन। इट शोज हाउ क्लोज द सैम्पल मीन इज़ टू पॉपुलेशन मीन। ये जो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है ये क्या बताता है, ये मीन का एक्यूरेसी को मेज़र करता है। ये मीन का एक्यूरेसी को मेज़र करता है और कंपेयर किससे करता है, सैम्पल मीन से।
किससे? सैम्पल मीन से। अगर इसका इंपॉर्टेंस का बात करें तो हेल्प इन साइंटिफिक रिसर्च, इट हेल्प सैम्पलिंग एक्यूरेसी, इट इज़ यूजफुल इन एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। सबका इंपॉर्टेंस और सबका एडवांटेज आप सेम ही लिख सकते हो। हेल्प इन कंपैरिजन सिंपल मीन्स इट इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसका भी एडवांटेज वही है, साइंटिफिकली एक्यूरेट है, यूजेज ऑल डाटा, हेल्पफुल इन एडवांस स्टैटिक्स। और अगर इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो हेल्प इन कंपेयरिंग डाटा, यूजफुल इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, शोज रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। आप तीनों में यही लिख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CV। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अब ये CV क्या है? CV इज़ रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन टू मीन, मीन्स जो आपका स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है उसका रेशियो मीन के साथ। स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन बाय मीन क्या कहलाता है? CV कहलाता है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इट इज़ एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ये किस में निकलता है? परसेंटेज में निकलता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेल्प इन कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा, इट इज़ यूजफुल इन बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर स्टडीज़। एडवांटेज की बात करें तो वही सेम एडवांटेज, कंपैरिजन में काफ़ी आसानी होगा और रिलेटिव वेरिएबिलिटी के बारे में बताता है। डिसएडवांटेज हमें लिखना नहीं है, ये सब का आप एप्लीकेशन बायोलॉजी में जैसे देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी एनालिसिस, SEM इज़ यूज्ड इन रिसर्च एक्सपेरिमेंट और CV इज़ यूज्ड इन कंपैरिजन ग्रोथ एंड प्रोडक्शन डाटा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेगा। जैसे 3 क्वेश्चन है ना, एक है SEM, एक है आपका CV और एक है डेविएशन। ये 3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में कोई भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि होने वाला है एक्सप्लेन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें हमें कोरिलेशन क्या है सो बताना है और रिग्रेशन एनालिसिस क्या है सो बताना है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम्स और एफर्ट लगता है। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना अच्छा वीडियो बना के लाया हूँ आपके लिए, कितना मैंने सिंपली आंसर बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोरिलेशन, कि आखिर कोरिलेशन है क्या। Correlation is a statistical relationship between two variables. It shows how one variable changes with another variable. मीन्स दो वेरिएबल का जो रिलेशन दिखाता है उसे हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। उसे क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। अब कोरिलेशन होता है दो टाइप का, एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन और उसके बाद आता है नेगेटिव कोरिलेशन और एक आता है जीरो कोरिलेशन। 3 टाइप का है बेसिकली, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जीरो कोरिलेशन। अब एग्जांपल जैसे दूंगा ना, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इन पॉजिटिव कोरिलेशन बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। एग्जांपल हाइट एंड वेट ऑफ पर्सन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल साथ में बढ़ता है या घटता है। जैसे देखिए हाइट और वेट, जैसे क्या है हाइट और वेट, जैसे मैं एक चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब एक तरफ मैं हाइट बढ़ाने वाला हूँ और एक बार मैं वेट बढ़ाने वाला हूँ। जैसे हाइट ऐसे बढ़ रहा है, ठीक, ये मैं 12 से 14 साल का डाटा ले रहा हूँ। जैसे ही ये हाइट बढ़ रहा है उसी हिसाब से आप देखोगे कि बच्चा का वेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स एक बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहा है। ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करूँ नेगेटिव कोरिलेशन की, तो इसमें अगर एक वेरिएबल क्या होगा, बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। इन नेगेटिव कोरिलेशन वन वेरिएबल इज इंक्रीज वाइल अदर डिक्रीज। एग्जाम्पल एक्सरसाइज एंड बॉडी फैट। जैसे इसमें भी मैं एक डायग्राम लेने वाला हूँ। इधर ये रेड वाला लाइन है एक्सरसाइज का, अगर एक्सरसाइज बढ़ते जाएगा तो आपका बॉडी फैट क्या होगा, और ये जो मैं ब्लू लाइन ले रहा हूँ ये बॉडी फैट का है, आपका बॉडी फैट क्या होगा, घटते जाएगा। मीन्स एक देखिए, एक बढ़ रहा है, एक्सरसाइज बढ़ रहा है और बॉडी फैट क्या हो रहा है, घट रहा है। ये है नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा आता है इन जीरो कोरिलेशन, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एनी वेरिएबल। अब आता है जीरो कोरिलेशन, जिसमें दोनों बातों में कोई भी समानता नहीं होता या दोनों को एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे शू साइज़ एंड इंटेलिजेंस, जैसे कि ये लीजिए शू साइज़, जैसे यहाँ पे है 2, 4, 6, 8। अब जैसे देखिए कोई 4 नंबर का जूता पहनता है और उसका IQ मान लीजिए 102 है, और वो कुछ समय बाद 6 नंबर का जूता पहनने लगे तो उसका IQ 120 तो नहीं होने वाला है। इसका मतलब जूता का नंबर और इंटेलिजेंस का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसे बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। अब हमने तीनों समझ लिया। सबसे पहले तो हम लोग समझे कि कोरिलेशन क्या होता है।
दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसे बोलते हैं कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जब दोनों वेरिएबल साथ में बढ़े या घटे, जैसे वेट और हाइट। नेगेटिव जैसे एक बढ़ा और एक घट गया, बॉडी फैट और एक्सरसाइज। जीरो जिसमें से एक बढ़े और एक घटे तो दूसरा को कोई फ़र्क ही ना पड़े, जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंस का बात कर ले कोरिलेशन का, तो इट्स हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस। प्रिडिक्शन और एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यूज्ड इन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स में भी यूज़ है। इट हेल्प इन साइंटिफिक स्टडीज़, साइंटिफिक स्टडीज़ में भी इसका हेल्प है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। Regression analysis is the method used to predict one variable from another variable. It shows average relationship between variables. अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? ये मेथड है जिससे हम लोग एक वेरिएबल का प्रिडिक्शन करते हैं, एक वेरिएबल जान के। मीन्स दो वेरिएबल होते हैं ना, हम लोग को एक वेरिएबल पता होता है पहले से और दूसरा वेरिएबल का हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। उस मेथड का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है एवरेज रिलेशनशिप पे। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन ऑफ y on x, इट प्रिडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x। y ऑन x में क्या होता है? हम लोग y का प्रिडिक्शन करते हैं, किससे? x से। और x ऑन y का क्या मतलब होता है? हम लोग x का प्रिडिक्शन करते हैं y से। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेल्प इन प्रिडिक्शन ऑफ डाटा, इट इज़ यूजफुल इन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अगर दोनों का एडवांटेज का बात करें तो सेम ही एडवांटेज होगा। साइंटिफिक एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल है, प्रिडिक्शन में काफ़ी हेल्पफुल है, और बायोलॉजी रिसर्च को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है। अब आइए इसका एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि आज मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है। तो कोरिलेशन इज़ यूज्ड इन हेरिडिटी स्टडीज़। कोरिलेशन का कहाँ यूज हो रहा है? हेरिडिटी के स्टडीज़ में। रिग्रेशन इज़ यूज्ड इन पॉपुलेशन प्रिडिक्शन, मीन्स कुछ समय बाद पॉपुलेशन कैसा होगा, ये फैक्टर ऐसा है तो दूसरा फैक्टर कैसा होगा, यूज़ कर रहे हैं हम लोग। दीज मेथड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। ये एग्रीकल्चर और मेडिसिन पे भी यूज़ हो रहा है। अब आइए हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि है व्हाट इज सी स्क्वायर टेस्ट। व्हाट इज सी स्क्वायर टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल स्टडीज़। हमें तो ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में बताना है, फिर इसका एप्लीकेशन बताना है बायोलॉजी में कि क्या इसका यूजेज है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ची स्क्वायर टेस्ट है क्या। ची स्क्वायर टेस्ट इज ए स्टैटिकल मेथड यूज्ड टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। इट डिटरमाइंस वेदर द डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑकर बाय चांस और नॉट। तो ची स्क्वायर टेस्ट है क्या? ची स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिकल मेथड है जिसका यूज्ड होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा का एक्यूरेसी चेक करने के लिए। मीन्स ये चेक करता है कि जो आपने रिजल्ट लाया है एक्सपेरिमेंट करके वो ऑब्जर्व वैल्यू से दूर है या नहीं है, और दूर है तो कितना से दूर है, और चांस से हुआ है या वैसे नहीं हुआ है। अब आइए टर्म्स यूज्ड इन इसके फार्मूले में देख लेते हैं कौन कौन सा टर्म्स यूज्ड होता है। सबसे पहले आता है ओ रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, और ये जो है जिसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट सम ऑफ वैल्यूज़ को। ये किसको करता है? सम ऑफ वैल्यूज़ को। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले इसका, तो इट इज़ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डाटा। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। क्या क्या है? सबसे पहले तो नॉन पैरामेट्रिक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी डाटा पे बेस्ड होता है, तीसरा कैलकुलेशन काफ़ी आसान होगा, और वाइडली यूज़ हो रहा है आज के समय में मॉडर्न बायोलॉजी में। स्टेप्स ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट, कैसे हम लोग इसको कंडक्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आर रिकॉर्डेड। सबसे पहले जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसको किया जाता है रिक्वायर, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को किया जाता है कैलकुलेट। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फाउंड। ची स्क्वायर वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। द कैलकुलेटेड वैल्यू इज कंपेयर्ड विथ टेबल वैल्यू। सबसे पहले क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसको लिखा जाता है, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकाला जाता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद फार्मूला लगा के ची स्क्वायर वैल्यू निकाला जाता है, और जो वैल्यू निकला है उसे टेबल से कंपेयर किया जाता है। अगर बायोलॉजिकल स्टडीज़ में इसका बात करें कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो मंडेलियन जेनेटिक्स में होता है, टेस्ट जेनेटिक रेशियोज़ में होता है, मेडिकल रिसर्च में होता है, पॉपुलेशन स्टडी में होता है, इकोलॉजी में होता है, और एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में भी होता है। एडवांटेज का बात करें तो ईजी टू यूज़ है, सुटेबल फॉर लार्ज डाटा, हेल्प इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, और वाइडली एप्लीकेबल भी है बायोलॉजी में। डिसएडवांटेज हमें लिखना नहीं है। तो ये आपका ची स्क्वायर टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक्सप्लेन स्टूडेंट्स टी टेस्ट एंड साइन टेस्ट विद देयर इंपॉर्टेंस। ये जो स्टूडेंट का टी टेस्ट है और साइन टेस्ट है, इसके बारे में हमें लिखना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स टी टेस्ट क्या है और स्टूडेंट्स साइन टेस्ट क्या है।
उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी लिखना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे टी टेस्ट। Student t-test is a statistical test used to compare mean of two groups. It help in determining whether the difference between two mean is significant. अब ये जो टी टेस्ट है ये क्या है, एक तरीका है जिससे हम लोग दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। मीन मैंने आपको ऊपर बताया ना, मीडियम वैल्यू, बीच वाले वैल्यू को मीन बोलते हैं। उस वैल्यू को कंपेयर करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब ये बताता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल सैम्पल साइज़। स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए यूज़ होता है। कंपेयर्स एवरेज ऑफ ग्रुप्स के एवरेज को कंपेयर करता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रिसर्च। अब ये जो है रिसर्च में काफ़ी वाइडली यूज्ड होता है। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट की बात करें कि टी टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला आता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, कंपेयर टू डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स को ही कंपेयर कर देता है। फिर आता है पेयर टी टेस्ट, इट इज़ कंपेयर्ड वैल्यूज़ बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। जैसे मान लीजिए किसी को हीमोग्लोबिन का कमी है, तो पहले मान लीजिए उसका हीमोग्लोबिन होगा 10, फिर वो ट्रीटमेंट कराया, मीन्स मेडिसिन लिया, उसका हीमोग्लोबिन है 50। तो ये जो दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ ये हुआ पेयर टी टेस्ट। इंपॉर्टेंस का बात करें तो मेडिकल रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, लेबोरेटरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और कंपेयरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर वहीं बात कर लें इसका एडवांटेज का, तो इट इज़ ईजी टू अप्लाई है, इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पल, इट गिव्स रिलायबल रिजल्ट। आइए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बात किए थे कि टी टेस्ट है क्या, तो टी टेस्ट दो ग्रुप का मीन कंपेयर करने का एक मेथड है। दो ग्रुप का मीन कंपेयर करने का मेथड क्या है, स्टूडेंट टी टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका सैम्पल साइज़ स्मॉल होता है, एवरेज को कंपेयर करता है और वाइडली यूज्ड होता है रिसर्च वर्क में। अब टी टेस्ट दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जिसमें दूसरा ग्रुप से कोई इसको अफेक्ट नहीं होता, दोनों अलग अलग ग्रुप का कंपैरिजन होता है। और एक होता है पेयर टी टेस्ट जिसमें कंपेयर होता है बेसिकली बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट का। फिर हमने इसका इंपॉर्टेंस समझा और फिर इसका हमने एडवांटेज समझा। अब आइए साइन टेस्ट की बात कर लेते हैं। साइन टेस्ट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिकल टेस्ट, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑब्जर्वेशन। अब जो पेयर ऑब्जर्वेशन है उसमें डिफरेंस निकालने के लिए जो टेस्ट यूज़ होगा उसे हम लोग बोलेंगे साइन टेस्ट। क्या बोलेंगे, साइन टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो वही, इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़, इट डज़ नॉट रिक्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट यूजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस ऑफ कंपैरिजन। प्रोसीजर मीन्स अब कैसे करना है हमें साइन टेस्ट। डिफरेंसेस बिटवीन पेयर ऑब्जर्वेशन आर कैलकुलेटेड, जो डिफरेंस होगा पेयर ऑब्जर्वेशन का उसको कैलकुलेट किया जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर असाइंड, द नंबर ऑफ साइन इज काउंटेड, सिग्निफिकेंस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द रिजल्ट। उसके बाद एक रिजल्ट को पॉजिटिव एक रिजल्ट को नेगेटिव का साइन दे देंगे, फिर नंबर ऑफ साइंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिग्निफिकेंस निकाला जाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल सैम्पल, इट इज़ यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट अवेलेबल, इट इज़ यूजफुल इन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल स्टडीज़। एडवांटेज की बात करें तो इसका भी वही एडवांटेज है, सिंपल है अंडरस्टैंड करने में, डजेंट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इट इज़ यूजफुल फॉर नॉन नॉर्मल डाटा। तो साइन टेस्ट भी। तो यहाँ पे ये वीडियो भी होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक बात के लिए आप एकदम भी निश्चिंत रहिए कि आपको एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये बस पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो से ही आएंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही उन दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ द लक एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।